रात का 10 बज रहा था। तभी मुझे घर के मेन गेट के दरवाजे के खुलने की आवाज आई। जब मैंने कमरे से झांक कर देखा तो चाची कहीं बाहर जा रही थी। ये देखकर मैं थोड़ा सा घबरा गई कि न जाने ऐसा क्या हो गया है कि रात के इस समय चाची को घर से बाहर जाना पड़ रहा है। मैं उनसे पूछने के लिए तुरंत ही अपने कमरे से बाहर निकल कर आई। मैंने उनसे पूछा कि आप इतनी रात को कहाँ जा रही हैं? तो वह कहने लगी कि दरअसल एक ज़रूरी कस्टमर आया है ब्यूटी पार्लर में, तो बस उसी के लिए मैं जा रही हूँ। इसके बाद इतना कहकर वह वहाँ से चली गई। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि 10 बजे रात को कौन सा कस्टमर है जो ब्यूटी पार्लर में आया है। उस दिन के बाद अगले दिन फिर से मैंने देखा कि चाची रात को 10 बजे ब्यूटी पार्लर की तरफ जा रही थी। इस बार मुझसे रहा ना गया तो मैं भी डरते हुए चोरी चुपके उनके पीछे निकल गई। लेकिन वहाँ मैंने जो कुछ देखा उसे देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए। दरअसल चाची एक लड़के के साथ पार्लर के अंदर गईं और उन्होंने दुकान का शटर गिराकर पार्लर को अंदर से बंद कर लिया। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। आखिर चाची अकेले इतनी रात को उस लड़के के साथ ब्यूटी पार्लर में कर क्या रही थी, और फिर अगर उसका कोई काम भी था तो दुकान का शटर गिराने की ज़रूरत क्या थी? आखिर इस सब के पीछे क्या वजह है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था। मेरे दिमाग ने काम करना पूरी तरह से बंद कर दिया था। करीब 1 घंटे के बाद दुकान का शटर खुला और वह लड़का वहां से निकलकर चला गया। और जब चाची पार्लर से बाहर आई तो बुरी तरह से हाँफ रही थीं और उनके पसीना भी काफ़ी निकल रहा था। मैं चाची के घर जाने से पहले ही जल्दी जल्दी घर वापस आ गई। घर आकर मैं सोचने लगी कि काश आज चाचा जिंदा होते तो शायद चाची ये सब ना कर रही होती, या फिर उनके ये सब करने की जो भी वजह होती वह चाचा खुद से पता कर लेते। मेरा नाम मानसी है। अभी कुछ सालों पहले ही मेरे चाचा ने मुझे अपने पास रहने के लिए बुलाया था, क्योंकि मेरे पापा की मैं चौथी संतान हूँ और पापा के सभी लड़कियाँ ही हैं। मेरे पापा ने मेरी पढ़ाई बंद करवा दी थी। जब ये बात मेरे चाचा को पता चली तो उन्होंने मुझे अपने पास बुला लिया, क्योंकि मेरे चाचा को कई सालों से कोई औलाद ही नहीं हुई। उन्होंने अपना बहुत इलाज करवाया, लेकिन इतने सालों में कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जिससे उन्हें कोई उम्मीद नज़र आए। और फिर डॉक्टरों ने उन्हें ये कह दिया कि वह अब आजीवन निसंतान ही रहेंगे, जिसकी वजह से वह बहुत ज़्यादा हताश और निराश रहते थे। लेकिन जब इधर पिताजी ने मुझे आगे पढ़ाने से मना कर दिया तो मैंने अपने चाचा को ये बात बताई, तो उन्होंने मुझे अपने पास बुला लिया। उन्होंने मुझसे कहा कि अब आज से तुम ही मेरी संतान हो और तुम जितना चाहो उतना पढ़ो लिखो। मैं चाहता हूँ कि तुम मेहनत करके एक बहुत अच्छी अफसर बनो। मुझे भी पढ़ने का शुरू से शौक था। मैंने जब 10वीं में टॉप किया तो मेरे चाचा इतने खुश हुए कि उन्होंने पूरे मोहल्ले में मिठाई बंटवाई थी। अब उनकी उम्मीदें मुझसे और भी ज़्यादा बढ़ गई थीं, लेकिन क्योंकि वह छोटी मोटी प्राइवेट नौकरियां करते थे तो मेरी आगे की पढ़ाई का खर्चा उठाने के लिए वह शहर चले गए, ताकि वहाँ पर और भी अच्छा पैसा कमा सकें और मेरी पढ़ाई लिखाई का जितना भी खर्च हो वह आराम से उठा सकें। इधर सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था, लेकिन फिर एक दिन खबर मिली कि चाचा का एक्सीडेंट हो गया है। और मेरी और चाची की तो दुनिया ही उजड़ गई थी, क्योंकि हम दोनों के लिए सिर्फ और सिर्फ चाचा ही एकमात्र सहारा थे। चाचा के जाने के बाद घर का खर्च तक चलना हमारे लिए मुश्किल पड़ गया था। इसलिए फिर मेरी चाची ने मेरी पढ़ाई मजबूरन बंद करवा दी और जो भी जमा पूंजी थी उसे लगाकर एक ब्यूटी पार्लर खोल लिया। मैं भी अपनी चाची के साथ ब्यूटी पार्लर में ही उनका हाथ बंटवाने लगी। मैं उस वक्त अपने घर वापस लौट कर नहीं गई, क्योंकि अपने घर जाने से बेहतर तो मेरे लिए यही था कि मैं अपनी चाची के पास रहती और उनका सहारा बनती। शाम के 5 बजे की तरफ
चाची मुझे घर पर खाना बनाने के लिए भेज दिया करती थीं और खुद 2 घंटे के बाद वापस आ जाती थीं। लेकिन अभी कुछ दिनों से मैं नोटिस कर रही थी कि चाची रात को 10 बजे दोबारा से पार्लर की तरफ जाती थीं। वह इतना लेट पार्लर में जाकर आखिर ऐसा कौन सा काम कर रही थीं, मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैंने बातों ही बातों में चाची से पूछने की कोशिश की कि वह आखिर रात को 10 बजे पार्लर में जाकर क्या करती हैं और वह लड़का आखिर वहाँ क्यों आता है। लेकिन उन्होंने मेरी किसी भी बात का जवाब नहीं दिया, बल्कि उल्टा मुझे ये कह दिया कि मैं अपने काम से काम रखूं। लेकिन मुझे कुछ गड़बड़ नज़र आ रही थी और मुझे बार बार इस बात को जानने की बेचैनी हो रही थी कि चाची इतनी देर तक उस लड़के के साथ अकेले पार्लर के अंदर पार्लर को बंद करके क्या करती रहती हैं और जब निकलती हैं तो उनकी हालत इतनी खराब क्यों होती है। अगले दिन मैंने चाची का पीछा किया तो जब तक मैं पहुंची तो पार्लर का दरवाज़ा अंदर से बंद था। मैं समझ चुकी थी कि वह लड़का आ चुका है, इसीलिए चाची ने दरवाज़ा बंद कर लिया है। मैं कुछ देर खड़े होकर वहाँ सोचती रही कि अब आखिर अंदर क्या चल रहा है, ये सब मैं कैसे देखूं। तब मुझे याद आया कि पार्लर की छत पर एक जंगला है जिससे झांक कर मैं देख सकती हूँ कि अंदर क्या हो रहा है। लेकिन आखिर मैं छत पर चढ़ूँ कैसे? फिर मैंने जब इधर उधर नज़र दौड़ाई तो पास के ही एक घर के बाहर मुझे सीढ़ी रखी हुई दिखाई दी। तो मैं तुरंत ही उस सीढ़ी को उठा लाई और चढ़कर छत पर पहुंची। लेकिन वहां पहुंचकर मुझे निराशा ही हाथ लगी, क्योंकि उस जंगले के ऊपर बहुत ही भारी सामान रखा हुआ था जिसे हिलाने की मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करती रही ताकि उसे वहां से हटाकर अंदर जो कुछ हो रहा है उसे देख सकूं, पर मैं उसे टस से मस भी नहीं कर पाई। फिर थक हार कर मैं चुपचाप नीचे उतर आई और घर वापस चली गई। चाची जब पार्लर से लौट कर आई तो उनकी आंखें बहुत ज़्यादा लाल लाल लग रही थीं और शरीर भी पसीने से भीगा हुआ था। उन्होंने आते ही मुझसे तुरंत ही पानी मांगा। पानी पीकर खाना खाने के बाद वह लेटकर सो गईं। अगले दिन से वही ड्रामा फिर से चालू था। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे वैसे वैसे मेरी बेचैनी बढ़ रही थी। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। एक दिन जब मैं पार्लर में काम कर रही थी तभी मेरी नज़र पार्लर की खिड़की पर पड़ी जो कि पीछे वाली गली में खुलती थी। तभी मेरे दिमाग में आया कि अगर मैं इस खिड़की में एक छोटा सा छेद बना दूं तो रात को पीछे वाली गली में जाकर इसमें से झांक कर अंदर का नज़ारा देख सकती हूँ कि आखिर अंदर ऐसा रात को क्या होता है। मैं तुरंत ही घर से चाचा की एक तस्वीर ले आई और बगल के राजीव चाचा से, जिनकी बढ़ई की दुकान थी, उनसे ड्रिल मशीन मांग ली। चाची ने कहा कि तुम ये सब क्या कर रही हो? तो मैंने उनसे कहा कि मुझे लगता है कि चाचा की एक तस्वीर पार्लर में भी लगी होनी चाहिए, बस इसीलिए उनकी तस्वीर लगा रही हूँ। चाची ने उस वक्त तो मुझसे कुछ भी नहीं कहा, लेकिन न जाने क्यों उनका चेहरा मुझे उतरा हुआ नजर आ रहा था। मैंने बगल की दीवार पर ही चाचा की तस्वीर लगा दी और जब मैंने देखा कि चाची का मेरे ऊपर कोई ध्यान नहीं है बल्कि वह एक कस्टमर के साथ बिजी हैं, तो मैंने मौका पाते ही उस खिड़की में भी एक छोटा सा छेद ड्रिल मशीन की मदद से कर दिया और चुपचाप उस मशीन को वापस दे आई। अब मुझे रात होने का बेसब्री से इंतज़ार था। उस दिन रात का 10 बड़ी ही मुश्किल से बजा। इंतज़ार की घड़ियां जो थीं वो ख़त्म ही नहीं हो रही थीं। फिर जैसे ही 10 बजा चाची पार्लर की तरफ गईं। मैं भी 5 मिनट रुककर उनके पीछे निकल ली और फटाफट पीछे वाली गली में पहुंच गई। उसके बाद वहां पहुंचकर पहले मैंने आसपास देखा। इतनी रात को अकेले घर से बाहर मुझे बहुत घबराहट हो रही थी। मैं बार बार यही सोच रही थी कि चाची का राज जानने के चक्कर में कहीं मैं खुद को किसी मुसीबत में ना फंसा लूं। लेकिन मुझे ये राज भी जानना था जिसके लिए मैं ये खतरा मोल लेने के लिए भी तैयार हो गई थी। थोड़ी ही देर के बाद मुझे पार्लर के अंदर से कुछ अजीब सी आवाज़ें महसूस हुईं। मैंने तुरंत ही खिड़की से अंदर देखने की कोशिश की
अंदर का नज़ारा देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए, क्योंकि मैंने देखा कि वह लड़का जो चाची के साथ पार्लर के अंदर गया था, वह अपने कपड़े उतार रहा था। ये देखकर तो मेरे हाथ पैर कांपने लगे और वह जैसे ही कपड़े उतार कर लेटा और मैं आगे का कुछ देख पाती, तभी किसी ने मेरे पीछे कंधे पर हाथ रखा। मैं बुरी तरह से घबरा गई। पीछे पलट कर देखा तो कोई आदमी था जो कि शराब के नशे में धुत था। वह मुझे देखकर अजीब सी लड़खड़ाई आवाज में पूछने लगा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। उसे देखकर तो मेरे होश उड़ गए। मैंने आओ देखा न ताओ सीधा घर की तरफ दौड़ लगा दी और घर के अंदर जाकर ही रुकी। मेरी हालत बुरी तरह से खराब हो चुकी थी। मैं सोचने लगी कि चाची का राज जानने के लिए आज मैंने बहुत बड़ा खतरा मोल ले लिया था। अगर मैं तुरंत ही वहां से ना निकल कर आती तो वह आदमी न जाने मेरे साथ क्या करता। उस दिन मैंने सोचा कि अब मैं इस बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोचूंगी। चाची उस लड़के के साथ क्या कर रही हैं क्या नहीं, इससे मुझे अब कोई मतलब नहीं। अभी थोड़े ही दिन बीते थे कि एक दिन चाची को बहुत तेज़ बुखार हो आया। उन्हें मैं डॉक्टर के पास लेकर गई और दवा दिलाकर लाई। दवा खाने के बाद उनका बुखार तो उतर गया, लेकिन उनके शरीर में अभी भी बहुत कमज़ोरी थी। फिर जैसे ही रात का 10 बजा, वह फिर से पार्लर की तरफ जाने लगी। मैंने उन्हें मना भी किया कि ऐसा भी क्या ज़रूरी काम है पार्लर में, आखिर जो आपकी तबीयत ठीक नहीं है और आपको कमज़ोरी लग रही है, लेकिन फिर भी आप जा रही हैं। पर उन्होंने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप वहाँ से चली गईं। जब वह लौट कर आईं तो उनकी हालत और भी ज़्यादा खराब हो चुकी थी। अब तो उनसे ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। मुझे उस वक्त गुस्सा तो बहुत आया कि न जाने ऐसा कौन सा काम है जो इस बीमारी में भी नहीं छोड़ सकती, लेकिन फिर मैं चुप रह गई। अगले दिन सुबह तक चाची का बुखार नहीं उतरा, तो इसीलिए उस पूरा दिन पार्लर को मैंने अकेले ही संभाला। जब शाम को मैं लौट कर आई तो अभी भी चाची की तबीयत कुछ खास ठीक नहीं थी। इसीलिए उन्होंने मुझसे मेडिकल से दवाई मंगवाई। मैंने उन्हें दवा लाकर दी और वह दवा खाने के बाद उन्हें बहुत ही गहरी नींद आ गई। रात का 10 बजा था कि तभी मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने वही लड़का खड़ा था जिसे अभी तक मैं चाची के साथ पार्लर के अंदर जाते हुए देखा करती थी। वह मुझसे कहने लगा कि आज तुम्हारी चाची पार्लर नहीं आई। तो मैंने उससे कहा कि उनकी तबीयत आज बहुत ज़्यादा खराब है। तो कहने लगा कि फिर मेरा काम कैसे होगा। थोड़ी देर सोचने के बाद वो बोला कि आज मुझे तुमसे ही काम चलाना पड़ेगा। मैंने भी उससे कहा ठीक है, क्योंकि मुझे भी कहीं ना कहीं ये जानना ही था कि आखिर वह और चाची पार्लर के अंदर जाकर ऐसा क्या करते हैं कि दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। मुझे उसके साथ जाते हुए बहुत ज़्यादा डर तो लग रहा था, लेकिन क्या करती। ये राज जानने के लिए मेरे पास उसके साथ अकेले जाने के अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं था। मैं घर का दरवाज़ा बंद करके उसके साथ पार्लर चली गई और उसने पार्लर का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। ये देखकर मैं और ज़्यादा डरने लगी। फिर वह एक एक करके अपने कपड़े उतारने लगा। मेरे तो हाथ पैर ही कांपने लगे कि आखिर अब ये आगे मेरे साथ क्या करेगा। तभी उसने अपने साथ लाए हुए सामान में से एक तेल की शीशी निकाली और मेरी तरफ आगे बढ़ाते हुए मुझे देने लगा। मैंने शीशी को पकड़ लिया। फिर उसने देखा कि मेरे हाथ कांप रहे हैं तो वह मुझसे कहने लगा कि बहन घबराओ नहीं। जब मैंने उसके मुंह से अपने लिए बहन सुना तो मुझे थोड़ी राहत महसूस हुई। उसने कहा कि यह एक आयुर्वेदिक तेल है जिससे तुम मेरे शरीर की मालिश कर दो। जब मैंने उसके शरीर की तरफ ध्यान से देखा तो उसके शरीर पर मुझे बहुत ही अजीब सी खुजली दिख रही थी। वह कहने लगा कि दरअसल मुझे एक भयानक बीमारी हो गई है, लेकिन इसका कोई ऐसा इलाज नहीं है जिसमें मैं दवा खाकर ठीक हो जाऊं। उसने कहा इसका सिर्फ एकमात्र इलाज यही है कि मुझे पूरे 2 साल तक इस तेल से हर दिन अपने शरीर की मालिश करवानी है। इस तेल से मालिश करने से 24 घंटे तक आराम रहता है।
2 साल के बाद ये खुजली अपने आप ही ठीक हो जाएगी। ये बात मुझे डॉक्टर ने कही है। उसकी पूरी बात सुनने के बाद मैंने पूरे 2 घंटे तक उसकी ठीक से मालिश की। उसके बाद उसने मुझे 500 रुपए दिए और कहने लगा कि तुम मेरी इस बीमारी का राज किसी को मत बताना, ये मेरी तुमसे प्रार्थना है। मैंने कहा कि भैया आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए, मैं किसी से भी ये बात नहीं कहूँगी। मैंने उससे कहा कि लेकिन आप इतनी रात को मालिश करवाने के लिए क्यों आते हैं? तो वह कहने लगा कि दरअसल मैं जिस जगह पर नौकरी करता हूँ वहाँ पर मेरी रात 9 बजे तक ड्यूटी रहती है और यहाँ आते आते मुझे रात का 10 बज जाता है। मैंने पहले भी कई लोगों से अपनी मालिश करने के बारे में बात की, लेकिन जब उन्होंने मेरे शरीर की हालत देखी तो उसे देखकर मेरी मालिश करने के लिए कोई भी तैयार ही नहीं हुआ। लेकिन जब तुम्हारी चाची से मैंने इस बारे में बात की और कहा कि मैं उन्हें हर रोज़ 500 रुपये दे दिया करूँगा, तो वह मेरा काम करने के लिए तैयार हो गई। बस इसीलिए मुझे यहाँ पर आना पड़ता है। उसके बाद वह वहाँ से चला गया और मैं भी पार्लर बंद करके वापस अपने घर लौट आई। अब मुझे समझ आया था कि चाची रोज़ रात को 10 बजे ही पार्लर क्यों आया करती थी और दरवाजे को अंदर से क्यों बंद कर लेती थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उस लड़के का राज किसी को भी पता चले। मुझे खुद की सोच पर भी अफसोस हो रहा था कि मैं चाची के बारे में कितना गलत सोच रही थी, जबकि वह तो एक नेक काम कर रही थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। आप चाहें तो मुझे सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आगे भी मैं आपको ऐसी ही अच्छी कहानियाँ सुनाती रहूँ। थैंक यू।